जब वो नौकरी के लिए मेरे पास आया तो मैं इस हसन को देखती रह गई। सीधा सादा बड़ा भोला भाला नौजवान सादा से कपड़ों में मलबूस था। सुर्ख और सफ़ेद रंग दराज का पहाड़ों का बासी मगर सख्त ज़रूरतमंद नजर आता था। इसने अपना नाम साजिद बताया। तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या तालीम है? कहने लगा मर्दान का रहने वाला हूँ, मैट्रिक पास हूँ, गाड़ी चलाना भी जानता हूँ। उसने अपनी जगह का नाम भी बताया। मैंने कहा शाम को साबिका मुलाजमत के मुताल्लिक कागजात लेते आना, मेरा बेटा देख लेगा। मेरे कहने पर वो वहाँ से चला गया मगर मेरे ज़हन पर अपने शफाफ लहजे के गहरे नक्ूश छोड़ गया। मुझे बेवा हुए 14-15 साल गुजर गए थे। तब से अभी तक किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने शौहर की अचानक वफात के बाद उनका कारोबार संभाले और अपने इकलौते बेटे इफ्तिखार की परवरिश करने में लगी हुई थी। अपनी जात के बारे में सोचा भी नहीं था। जब मेरे बेटे ने तालीम मुकम्मल कर ली तो उसने अपने वालिद का भी बिजनेस संभाल लिया। नौकर का मालिकन से इश्क, मगर फिर भी मुझे फुर्सत नहीं मिली। चाहती थी वो मजीद तालीम के लिए बैरून मुल्क चला जाए। सोच रही थी कि कोई शरीफ और अच्छा मुआविन मिल जाए जो मेरे साथ कारोबार में हाथ बटा सके तो बेटे के होते इसे रख लूं ताकि वो ट्रेन हो जाए। इसी असना में हमारे पुराने मुहाफिज ने अपने इलाके वापस जाने का फैसला कर लिया तो नए मुहाफिज की ज़रूरत पेश आ गई। तभी मैंने कयूम लाला से कहा कि आप ही कोई भरोसे का आदमी ला दे जो आपकी जगह काम कर सके। मुलाजमत के सिलसिले में तभी साजिद आया तो मुझे पहली नज़र में अच्छा लगा। साजिद को लाला ही लेकर आया था। मेरे बेटे ने इसे भरोसे का आदमी समझकर रख लिया। वाकई ये लड़का नेक था। दियानतदारी से कुछ अरसा काम किया तो मैंने इसे अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने की तरगीब दी। वो खुद भी पढ़ना चाहता था मगर हालात की वजह से पढ़ नहीं सका। वो एक यतीम लड़का था जिसका खानदान खाना जंगी की नजर हो चुका था। चचा ने इसकी परवरिश की थी मगर चची की बदसलूकी के बायस अब मजीद वहां रहना नहीं चाहता था। मेरे कहने से साजिद ने शाम के कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो मेहनती और ज़हीन था। सुबह से 5 बजे तक मेरे बेटे के साथ ऑफिस में होता और शाम को कॉलेज चला जाता और रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता था। जल्द ही इसने बिजनेस के रमूज भी सीख लिए। इसे ऑफिस वर्क भी सौंप दिया। इसकी जगह एक और शख्स को मैंने मुहाफिज रख लिया। रोज अव्वल से ही मुझे इसके साथ लगाव हो गया। इसी वजह से इसकी हलीमी, संजीदगी और फर्माबरदारी बहुत अच्छी लगती थी। इसने अंदाजा कर लिया कि खरा आदमी है और झूठ बोलने वाले लोगों में से नहीं है। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। इसने बड़ी जानफशानी से हर काम किया जो भी मैंने इसके जिम्मा लगाया था। तो उसने हमारे दिल में जगह बना ली। मैं उसके हर मसला में दिलचस्पी लेती। इसके ज्यादातर मसाइल अपनी पढ़ाई के बारे में होते थे। जिस चीज की इससे जरूरत होती मैं फौरी तौर पर उसे मुहैया कर देती। इसके इम्तिहान होते तो हम उसे इन दिनों में छुट्टी दे देते थे और वो पूरी यकसुई के साथ पर्चे देता। यूं उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। मेरे जेठ अरसा दराज से में सुकूनत पजीर थे। उन्हीं दिनों वो पाकिस्तान आए। मेरे बेटे से कहा कि तुम मेरे पास लंदन आ जाओ, बिजनेस में मास्टर्स कर लो, मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा।
दरअसल उनका इरादा मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करने का था, इसीलिए वो मेरे बेटे को अपने साथ ले जाने पर मिस्र थे। मेरा एक ही बेटा था, मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे जुदा हूँ। वो अपने वालिद के बिजनेस को भी संभाले हुए था, मगर ताया के जोश दिलाने पर वो नई दुनिया में जाने के ख्वाब आंखों में बसाकर बिजनेस मेरे हवाले करके लंदन चला गया। शादी से पहले मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली थी, जबकि शौहर के कारोबार को मैंने ही संभाला हुआ था। कारोबार चलाने का मुझे तजुर्बा था, मगर अब अपने बेटे के बगैर खुद को अकेला महसूस कर रही थी। ऐसे में अगर किसी को सहारा बना सकती थी तो साजिद ही था। वो अपने घर बार से महरूम रिश्तेदारों से टूटा हुआ था, ऐसे में इसे भी किसी सहारे की जरूरत थी। तभी इसने मेरे कहने पर तालीम मुकम्मल की और उस कदर मेहनत की कि बीकॉम किया और फिर अपनी MBA के जरिए तालीम मुकम्मल कर ली। जिस रोज मेरा बेटा लंदन रवाना हुआ मैं खूब रोई थी। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए मुझे तसल्ली दी और कहा कि आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। उसके इन अल्फाज से मैंने खुद को तवाना महसूस किया। इस वक्त मुझे अपने मुहर्रम वजूद का शिद्दत से एहसास हो रहा था। तमाम जिंदगी महरूमी में गुजारने का कुल्लक भी आज के दिन ही हुआ। जिस बेटे के लिए उम्र के सुनहरी दिन बेवगी में गुजारे, वो मुझे छोड़कर समंदर पार चला गया। मैं अपने कमरे में बैठी माजी की यादों में गुम थी। बात एक पुख्ता और मजबूत इंसान इसमें नजर आता था। इसके लड़कपन का भोलपन का दौर खत्म हो गया था। वो पर एतमाद और बर्बाद मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि मेरा गम बांट लिए और हम खूब अच्छी तरह बातें करें, मगर मेरे और उसके दरमियान जो फासला था उसे पार करना उसके बस की बात थी। नौकर का मालिकन से इश्क, ना मेरे बस की वो मुलाजिम था, मैं मालिका थी। इस दिन के बाद मैं हर तरह से इसका ख्याल रखने लगी। वो भी पहले से ज्यादा मेरी ताबेदारी करने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं बेवगी के बाद फिर से नई जिंदगी के बारे में सोचती तो यकीनन इस तरह के जीवन साथी की आरज़ू करती, जो औरत का एहतराम करने के साथ दिलसोजी से गमगुसारी का सलीका भी जानता हो। मगर जिंदगी के इस मोड़ पर आ चुके मेरा बेटा जवान था। मेरी उम्र 45 साल थी। इस तरह की आरज़ू करना दीवान ख्वाब था। अब ये सोच मुझे किसी तरह भी जेब नहीं देती थी। एक लम्हे का तसव्वुर भी कि एक नई जिंदगी फिर से शुरू कर दूं। मुझे हिजाब दिलाने को काफी था। मेरी और साजिद की उम्रों में भी बहुत फर्क था। वो उम्र के लिहाज से मेरे बेटे के बराबर था। उसकी उम्र 22 साल होगी। ताहम जब उसने एक मजबूत मर्द की मानंद मेरे गम गसार किए तो मुझे उसके तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ जो किसी भी औरत को दरकार होता है जब वो अकेली और बगैर मजबूत सहारे के जिंदगी गुजार रही हूँ। अगरचे दौलत भी एक सहारा होती है, मगर वो इतना मजबूत नहीं होता। कभी कभी तो दौलत ही तन्हा औरत को बहुत ज्यादा गैर महफूज बना देती है। इन दिनों साजिद मेरा ख्याल रख रहा था। मेरे दिल में उसके लिए फितरी जज्बात पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र की औरत को जेब नहीं देते थे। मैं तो एक बच्चे की माँ बनी और बेवा हो गई। मेरी उमंगें और आरज़ुएं अधूरी रह गई। नौकर का मालिकन से इश्क,
अब जबकि अपनी जिम्मेदारियों से जागी तो मेरे अंदर की सोई हुई औरत बेदारदार होगी। कभी सोच के काश मेरी कोई और भी औलाद होती, कभी सोचती कि मैंने अपना घर क्यों नहीं बसाया। आज मेरे इर्द गिर्द मेरे अपने तो होते, अब जब भी साजिद आमदनी का हिसाब किताब देने आता, मेरे सामने बैठा होता तो मेरी कैफियत अजीब होती। मैं किस तरह से अपनी कैफियत बताती कि मैं दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया क्यों बीवी को दोबारा घर बसाना चाहिए। लोग कहते हैं कि बेवा का शादी करना कोई जुर्म नहीं, और मैं उन बातों से बेजारी महसूस करती थी। मुझे गुस्सा आता था कि बेवगी कोई जुर्म तो नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मगर अब लगता कि औरत का हर हाल में हकीकी सहारा इसका जीवन साथी होता है। एक रोज हम गाड़ी में सब्जी लेने के लिए मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल बंद होने के बायस रुकी। एक बूढ़े भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा कि कबे दे दे, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैंने 50 रुपए इसको दिए और कार आगे बढ़ा दी। तिरछी अखियों से साजिद की तरफ देखा, वो भी कुछ शर्मिंदा सा हो गया। तभी उसकी खफत मिटाने को मैंने कहा, तौबा है, कभी कभी ये भिखारी भी ना कोई अनहोनी बात कह देते। अब इस उम्र में भी कोई औरत बेआदे हो सकती है, क्यों नहीं। माशाअल्लाह, आप किसी तरह भी ज्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि अपनी कामत की वजह से मैं आपसे उम्र में ज्यादा लगता हूँ। इसकी बात सुनकर मेरे दिल में तो मसरत का दरिया बहने लगा। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट रहना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। साजिद, तुम काम में ऐसे मगन हो गए हो कि तुम्हें इतना होश नहीं रहा कहने को, तो मैंने कह दिया, मगर ये बात करके मैं खुद शर्मिंदा होगी। मुझे खफीफ देखकर उसने मेरी खफत को दूर करना चाहा। मैडम, सही बात है, आप वाकई अपनी उम्र से 10 साल कम लगती है। बस रहने भी दो, तो मुबालगा इरा से काम लेकर मुझे गलत फहमी में मुब्तला कर रही हो। मैडम, मैं तो हकीकत कह रहा हूँ, अब भी आप शानदार हैं, खुद से बेशक गाफिल रहती हैं। अपनी जिंदगी में क्या देखा है, आपको तो सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश और मुस्तकबिल की फिक्र लगी रहती थी। दिन रात इसी धन में सरकर्दा रही, चाहिए तो नई खुशियां हासिल कर सकती हैं, क्या कह रहे हो। साजिद खान में हंस पड़ी, क्या मुझे बहला रहे हो। नहीं नहीं, इसे एहसास हुआ कि वो हद से बढ़ गया। तभी साजिद माजरत खाना अंदाज में बोला, मुआफी चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बातें नागवार गुजरी हैं, न जाने बेख्याली में क्या कह गया, ये बात नहीं। मगर तुम ही सोचो, जबकि आज कम से लड़कियां घरों में बन ब्याही बैठी हैं। मुझ जैसी लड़की से कौन शादी करेगा। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहने की जसारत करूं, कहो। नूना, साजिद, मैं आपसे शादी की आरज़ू रखता हूँ। मुझे आपकी चाहत, अगर आप चाहें तो मैं उसकी दीदा दिलेरी और जरत पर हैरान रह गई। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मोती और फर्मा बरदार मुलाजिम कभी इतनी बड़ी बात कह देगा। मैं एकदम खामोश हो गई। वो समझा के नाराज हो गई हूँ। तभी इसको भी सांप सूंघ लिया। कुछ देर खामोशी के बाद बोला, मैडम, मुझे मुआफ कर दे, मैं आपसे ये बात करके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद को संभाला, दिल की धड़कनों को काबू किया और कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। साजिद, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, मगर हमारी उम्रों में बहुत फर्क है।
तुमने महज मुझसे हमदर्दी के तहत ऐसी बात कही है, मगर जज्बाती फैसलों पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। इसने पर अज़्म लहजे में कहा, अब से ऐसी बात कहना गुस्ताखी तो हो सकती है। ये जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं है, मैंने बहुत सोच समझ कर ये बात कही है। मेरी और तुम्हारी उम्र का इतना फर्क है साजिद कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती। मैं इस उम्र से भी आगे निकल गई हूँ जब तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चों की आरज़ू करते हैं। आपकी औलाद है, खुदा आपके बेटे को सलामत रखे। मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मेरी औलाद हो। तभी मुझे लगा कि ये मेरी दौलत पर नजरें ना जमाए हो। खुद से छोटे बंदे से शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद ही मिट्टी प्लेट करना है। नौकर का मालिकन से इश्क। अच्छा तुम सोच लो, मैं भी सोच कर जवाब दूंगी। अब मैं सख्त कश्मकश में थी। दिल कहता था कि इस पेशकश को मान लो, दिमाग कहता था नहीं, अभी वक्त बैठ गया है। इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते, अच्छे अच्छे मर्द भी फरेब दे जाते हैं, कहीं धोखा ना हो। काफी दिन हम दोनों चुपचाप रहे, मगर ये चुप बेमानी नहीं थी, तूफान अंदर ही अंदर पिल रहा था। मैं रातों को सो नहीं सकती थी। बिलाखिर मेरा ज़हन और वजूद थक गए। मैं बीमार पड़ गई। अब घर में कौन था साजिद के सिवा, उसे मेरी तीमारदारी करना थी। डॉक्टर के पास ले जाता, मेरी दवा लाना होती या कुछ भी, ये सिर्फ अकेले में करता था। वाकई अकेली औरत को किसी मजबूत मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे भी यकीनन साजिद से मोहब्बत नहीं थी, मगर वो मृग जरूरत बन गया था। उसने हमेशा अपने सुथरे अमल से ऐसी जगह बना ली थी कि मैंने ज़हन में इसी जीवन साथी का दर्जा देना शुरू कर दिया। आदमी हर लम्हा एक ही बात सोचता रहे और इस कश्मकश से निकल भी ना सके, तब वो एक दिन जरूर अपनी कुव्वत खो बैठता है। हर पल सोचने से मेरे भी हिसाब जवाब देंगे। सर में दर्द रहने लगा। मैंने बिजनेस के मामलात से हाथ उठा लिया। तमाम उमूर साजिद की जिम्मा हो गए। एक दिन सर में शदीद दर्द था। मैं अपने हाथ से सर दबा रही थी कि साजिद ऑफिस में आ गया। इसके हाथ में कुछ फाइलें थी। मेरे कमरे में आने की इजाजत तलब की। तभी मैंने कहा, यही मुझे फाइलें दिखा दो, मगर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। वो कुर्सी लेकर मेरे पास आ बैठा, फाइलें एक जानिब रख दी और बोला, मैं आपका सर दबा दूं। मैंने कहा, नहीं, मगर फाइलें मत खोलो, सुबह दिखा देना। उसके मना करने के बावजूद मेरी पेशानी पर हाथ रखा। मुझे इसके हाथों से सुकून मिला। बेशक औरत को अपनी पाकबाजी और मर्द की जात पर एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यकीन की दीवारें कले की मांद भी मजबूत हों, उनके टूट जाने का खतरा रहता है। मेरे अंदर भी एक महरूम औरत बरसों से सिसकती रही थी, जो बिहार के किसी ताज़ा जहूनिके की मुंतजिर थी और अब इतनी कमज़ोर हो गई थी कि किसी भी लम्हे दलदल में गिर सकती थी। मैंने अपने शौहर की वफ़ात के बाद कभी किसी की जानिब आँख उठाकर नहीं देखा था और पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारी थी। ताहम कभी कभी कोई कमज़ोर लम्हा इंसानी ज़िंदगी की सारी रियाज को ताराज कर सकता है। बस मैंने आंखें बंद कर ले यूं जाहिर किया कि इस वक्त साजिद से भी कलाम करने की सकत नहीं है। साजिद ने जान लिया कि मैं इस घर की छत के अपने ऊपर गिर जाने के डर से सहमी पड़ी हूँ, लिहाजा इसने मुइज़्ज़त चाहिए। मेरे कमरे से चला, मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर ले, मैं सुबह फाइलें चेक करवा लूँगा।
वो अगले रोज भी नहीं आया और ना उसके बाद। मैंने फोन किया, वो बोला आज ऑफिस से आपके पास आ जाऊंगा। सोचा अब आराम कर ले, मैं भी यहाँ मसरूफ हूँ, ऑफिस में काम ज्यादा था। नौकर का मालिकन से इश्क। इसका लहजा इस कदर सोगवार था कि मुझे लगा कि अब वो मेरी मुलाजमत छोड़कर चला जाएगा। इससे मेरी खौफ और परेशानी से खूब आगाही थी। अब वो इतना तजर्बाकार हो चुका था कि किसी अच्छी कंपनी में उसे मुलाजमत मिल सकती थी। शाम को वो आ गया कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने, वो भी मैं लेकर दिए। तब उसने कहा मैडम आपने मेरी दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया, शायद इतने अहम फैसले से डरती हैं, आपको मुझ पर एतबार नहीं तो कोई बात नहीं, हम इस बात को भुला देते हैं जैसे हमारे दरमियान कोई बात ही ना हुई हो। मेरे असाब मजबूत और सोच मुतवाजिन है, अब भी अपनी उसे मजबूत रखिए ताकि आपके बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े। इसकी गुफ्तगू से मेरे दिल और जहन पर छाए बादल छूट गए, मगर उसका ख्याल दिल से नहीं गया। ना चाहते हुए भी मैंने कह दिया मुझे एक सहारे की जरूरत है, पर मेरे बेटे को खुदा सलामत रखे। मगर वो अपनी नई जिंदगी में गुम हो गया है। मुझे मालूम है मैं वाकई अपना घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ कि तुम्हें इसमें खसारा होगा, जबकि मुझे नहीं, मुझे भी खसारा नहीं है। वो बोला मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है, मगर मैं अपने बेटे से कैसे कहूँ कि इस उम्र में शादी की तलबगार हूँ। आप अपने जेठ से कहिए, वो यूरोप में है, वहाँ इस मामले में लोग और तरह सोचते हैं। यकीनन वो आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत के बाद मैंने अपने जेठ को फोन कर दिया। नौकर का मालिकन से इश्क। इनको अपने मसले से आगाह किया। वो बोले जरूर शादी कर लें, आपके बेटे को मैं संभाल लूंगा, मगर बिजनेस की मालिकन अब ही रहेगा, किसी और को मालिक न बनाइएगा। जेठ की इजाजत से मैंने साजिद से निकाह कर लिया। उन्होंने मेरे बेटे को बाद में आगाह किया, मगर उसको इस बात पर कायल न कर सके कि वो माँ की दूसरी शादी को कबूल करता, और वो सख्त बरहम हुआ। उसने मुझसे कत ताल्लुक कर लिया। कुछ अरसे बाद पाकिस्तान आकर बिजनेस अपने नाम करवा लिया और मुझे सिर्फ मकान और जेवरात देकर बाकी तमाम सरमाया खुद ले गया। बेटे को बिजनेस का सारा सरमाया देकर खुश थी, मगर काश वो मुझसे राजी हो जाता, क्योंकि मेरे सरमाया का लालच साजिद को नहीं था। इससे एक और जगह अच्छी तनख्वाह पर मुलाजमत मिल गई। अफसानी करके मैंने अपना बेटा खो दिया। अगर मैं निकाह न करती तो बेटा न खोती। मुझे साजिद से कोई शक नहीं, उसने उम्र के फर्क के बावजूद वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत की। मेरा इतना ख्याल रखा कि जरा भी तकलीफ नहीं होने दी, मगर मेरा दिल उसकी सारी मोहब्बत पाकर भी बेसुकून रहा, क्योंकि जिस बेटे पर जवानी की सुनहरी किरणों को कुर्बान करके मैंने इसे परवान चढ़ाया था, आज मुझसे मिलना भी इसे गवारा नहीं है। शायद मेरा दूसरा निकाह उसके लिए किसी जुर्म से कम नहीं है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।